क्या 2024 चुनाव से पहले सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगे मोदी के टॉप परफॉर्मर नितिन गडकरी? किसने उड़ाई नितिन गडकरी के राजनीति छोड़ने की अफवाह? किसकी आंखों में खटकने लगे हैं गडकरी? कभी जिसको दोबारा अध्यक्ष चुनने के लिए बीजेपी ने संविधान बदल दिया था, आज वही गडकरी न तो बीजेपी के संसदीय बोर्ड का हिस्सा है और न ही केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं। नितिन गडकरी को पार्टी की राजनीति से दूर रखने की कोशिश हो रही है, लेकिन उनका काम और परिवहन मंत्रालय मोदी सरकार के टॉप परफॉर्मिंग मंत्रालयों में से एक है। नितिन गडकरी के काम से किसको प्रॉब्लम है? जिसके काम की तारीफ विपक्ष भी करता है, उसकी रफ्तार पर ब्रेक लगाने की कोशिश कौन कर रहा है? गडकरी के किसी भी बयान को राजनीति से संन्यास लेने से जोड़कर कौन देख रहा है? कौन है जो चाहता है कि नितिन गडकरी कमजोर हो जाए? ये सारी बातें बताएं उससे पहले जान लीजिए कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के एक बयान ने इन दिनों खूब सुर्खियां बटोरी हुई हैं। उनके इस बयान को सियासी भविष्य से जोड़कर देखा जा रहा है। पहले वो बयान बताते हैं, फिर इन सवालों का जवाब एक एक करके आपको देंगे। पिछले दिनों नितिन गडकरी ने नागपुर में एक समारोह में कहा था, मैं देश में जैव ईंधन और वाटरशेड संरक्षण सहित कई प्रयोग कर रहा हूँ। अगर लोग इन्हें पसंद करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मुझे वोट मत दें। मैं पॉपुलर पॉलिटिक्स के लिए ज्यादा मक्खन लगाने को तैयार नहीं हूँ। इससे पहले जुलाई 2022 में उन्होंने कहा था, हमें राजनीति का मतलब समझने की जरूरत है। क्या ये समाज की भलाई के लिए है या सरकार में बने रहने के लिए? राजनीति महात्मा गांधी के जमाने से एक सामाजिक आंदोलन का हिस्सा रही है, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं उसमें राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए की जा रही है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए। राजनीति के अलावा जिंदगी में कई चीजें हैं जो की जानी चाहिए। नितिन गडकरी के इन बयानों को गौर से देखें तो ऐसा लगता है कि गडकरी और बीजेपी आलाकमान के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मौजूदा समय में पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी के सामने इस तरह के बयान देने वाले वो इकलौते केंद्रीय मंत्री हैं। महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं, मोदी सरकार में ऐसे बेहद कम मंत्रालय हैं जिनको उनके मंत्री चला रहे हैं और जिसमें सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश नहीं आते, बल्कि मंत्री फैसले लेते हैं। परिवहन मंत्रालय उन्हीं में से एक है। कहा जाता है कि साल 2013 तक पार्टी का अध्यक्ष रहने के बाद संघ चाहता था कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार बने। वरिष्ठ पत्रकार विवेक देशपांडे कहते हैं, मुझे संघ के एक बड़े विचारक ने उस समय बातों बातों में बताया था कि अगर नितिन गडकरी दोबारा अध्यक्ष चुन लिए जाते तो वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते। संघ का बड़ा तबका चाहता था कि गडकरी का नाम सामने आए, लेकिन पार्टी में नरेंद्र मोदी को लेकर ज्यादा माहौल था, इसलिए आरएसएस कुछ नहीं कर पाया और गडकरी को नागपुर वापस आना ही पड़ा। तो एक प्रतिस्पर्धा तो थी जिसमें जाहिर सी बात है कि संघ को पीछे हटना पड़ा। जब साल 2014 में मोदी सरकार की कैबिनेट बनी तो गडकरी उसमें हैवीवेट मंत्री बनाए गए। उन्हें परिवहन मंत्रालय के साथ साथ जहाजरानी मंत्रालय भी मिला। साल 2017 में उमा भारती से जल संसाधन मंत्रालय लेकर गडकरी को दे दिया गया। 2014 में जब गोपीनाथ मुंडे की मौत हुई तो उन्हें ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार भी दिया गया, लेकिन मोदी 2.0 सरकार में उनका हैवीवेट पोर्टफोलियो कम कर दिया गया। इस बार उन्हें परिवहन मंत्रालय तो मिला, लेकिन जल संसाधन मंत्रालय नहीं दिया गया। इसकी जगह एमएसएमई यानी लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय मिला, लेकिन 2021 में यह मंत्रालय भी उनसे वापस ले लिया गया। जब बीते साल महाराष्ट्र में राजनीतिक ड्रामा चल रहा था और एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई तो बीजेपी की ओर से देवेंद्र फडणवीस ही पिक्चर में दिखाई दिए, जबकि महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े कद का नेता होने के बावजूद भी गडकरी इन सबसे दूर ही रहे। वो कहते हैं, गडकरी तब पिक्चर में फिर सक्रिय होंगे जब बीजेपी को ऐसे नेता की जरूरत होगी जो अन्य दलों को साथ मिलाकर चल सके। संघ बहुत दूर का सोचता है और उसे पता है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब पार्टी बहुमत नहीं ला पाएगी, तब गडकरी जैसे नेता पर दारोमदार होगा। गडकरी जाति धर्म की राजनीति नहीं करते और वो कठिन समय में बीजेपी के काम आएंगे। बात साल 2009 की है, जब नितिन गडकरी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। 52 साल के गडकरी पार्टी के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। उन्होंने तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैंने छात्र जीवन से राजनीति शुरू की। मैंने कार्यकर्ता के रूप में दीवारों पर पोस्टर चिपकाए हैं और आज पार्टी के शीर्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में गडकरी ये बात कह रहे थे तो उनके साथ अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी मंच पर बैठे थे। साल 2010 में जब इंदौर में बीजेपी नेशनल काउंसिल की बैठक हुई तो लगभग 40,000 से ज्यादा कार्यकर्ता इंदौर पहुंचे थे। पार्टी में उनकी खूब लोकप्रियता थी। उस वक्त जब बैठक का आखिरी दिन था तो गडकरी ने मन्ना डे का एक गाना गुनगुनाया था, जिंदगी कैसी है ये पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। ये गाना गडकरी के राजनीतिक सफर को सरलता से बयां करता लगता है। कभी जिसको दोबारा अध्यक्ष चुनने के लिए बीजेपी ने संविधान बदला था, आज वही गडकरी न तो बीजेपी के संसदीय बोर्ड का हिस्सा है और न ही केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य। नागपुर के वरिष्ठ पत्रकार विवेक देशपांडे कहते हैं, 2009 में संघ के सुझाव पर नितिन गडकरी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था। तब आरएसएस का आज के मुकाबले पार्टी में काफी वर्चस्व था।
लेकिन मुझे लगता है कि आरएसएस ने ऐसा करके कई लोगों को नाराज कर दिया, क्योंकि उस वक्त बीजेपी में कई बड़े नेता थे। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी, ये लोग इस बात से आहत थे कि नागपुर से एक कम उम्र का जूनियर लड़का पार्टी का अध्यक्ष बनाकर भेजा जा रहा है, जबकि सुषमा स्वराज हो या फिर अरुण जेटली, उन लोगों की राष्ट्रीय राजनीति में अधिक साख थी। जब गडकरी को दोबारा पार्टी अध्यक्ष बनाने की बात आई, उस वक्त तक पूर्ति समूह के घोटाले का मामला चर्चा में आ चुका था, जिसके सर्वा गडकरी थे। हालांकि बाद में इस मामले में गडकरी के खिलाफ कुछ सामने नहीं आया, लेकिन वो अध्यक्ष दोबारा नहीं बन पाए। बीजेपी को लंबे वक्त से कवर करने वाले पत्रकार मानते हैं कि उस समय बीजेपी का एक ही धड़ा पूर्ति घोटाले को लेकर खबरें लीक किया करता था। ये वो लोग थे जो गडकरी को पसंद नहीं करते थे। गडकरी को आरएसएस का करीबी माना जाता था। माना जाता है कि मोदी की इस सरकार के समय भी गडकरी संघ के सबसे पसंदीदा हैं।